बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक लेक्चर दिया जा चुका है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस एरिया में से गुजरती हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फ्लो। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी किसी सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में हेल्ड कर देते हैं तो तब उसमें से जो फील्ड लाइंस गुजरती हैं उस फील्ड लाइंस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक ग्रीक लेटर है और इसके साथ हम ई लिखते हैं ताकि इससे रिप्रेजेंटेशन हो कि हम जो फ्लक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बी यूज करेंगे, ग्रीक लेटर हमारे पास यही होगा। इसका यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो हमने यहाँ पे दो क्वांटिटीज की बात की है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी है हमारे पास एरिया। इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम, जबकि मीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास एरिया होता है। तो इसलिए हमारे पास जो यूनिट बनता है इसका वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में दो सरफेस हमारे पास मौजूद है, एक ए है और दूसरी हमारे पास है बी। अब दोनों हमारे पास जो फिगर्स हैं दोनों का एरिया हमारे पास सेम है और ये डिफरेंट पॉइंट्स में हमने जो है वो इन दोनों सरफेस को हेल्ड कर दिया है। और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज की फील्ड भी आप देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से जो फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे देखिए जरा, जो सरफेस ए है इसमें से फील्ड लाइंस जो है वो कितनी गुजर रही है, जबकि बी सरफेस में देखें इसमें कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो बी सरफेस है, बी सरफेस में से तकरीबन जो है वो इसमें से चार फील्ड लाइन जो है वो गुजर रही है। और इसी तरह अगर हम ए सरफेस को देखें, ए सरफेस में जो है वो हमें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तकरीबन नौ फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से गुजर रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों का जो एरिया है वो तो हमारे पास है सेम, जबकि दोनों में जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो डिफरेंट है। अब इसमें से जो मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो सरफेस ए का होगा, क्योंकि इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा गुजर रही है और ये कम डिस्टेंस पे है। और इसी तरह बी में से कम फील्ड लाइंस गुजर रही है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो स्टूडेंट्स, इसका फ्लक्स जो है वो कम होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम डिस्टेंस या फासला जो है वो ज़्यादा कर देते हैं जो फील्ड लाइन से या चार्ज पार्टिकल से, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है ये रिटर्न फॉर्म के अंदर है, ताकि अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं और यहाँ से देख के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तीन कंडीशन जो है वो रखता है।
फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है कि सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हेल्ड हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि सरफेस पैरेलल हेल्ड हो। तीसरी कंडीशन ये होती है जिसमें हम इंक्लाइंड की बात करते हैं, जहाँ पे सरफेस ना तो पैरेलल होती है ना तो सरफेस परपेंडिकुलर होती है। तो ये तीन तरह की सिचुएशंस आती हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, सरफेस जब परपेंडिकुलर लाई करेगी किसी भी फील्ड लाइंस में, तो उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा उसके सामने उसका फेस करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर परपेंडिकुलर सरफेस के लिए जो है वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर हम सरफेस को जो है वो पैरेलल रख देते हैं, तो पैरेलल रखने से इसमें जो फ्लक्स होगा वो हम यहाँ पे मिनिमम भी कह देते हैं और बाज़ औक़ात ज़ीरो का वर्ड भी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है वो एक थी थ्योरेटिकल बात, इसके बाद हम इसको मैथमेटिकली भी जो है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो कंडीशन इसकी आ जाती है इनक्लाइंड की। इनक्लाइंड जैसे हम सीढ़ी वगैरह लगाते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो फ्लक्स बनेगा वो फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा ए के इक्वल होगा, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो ये तीन कंडीशन है। तीनों कंडीशन में हमने देखा कि अगर परपेंडिकुलर सरफेस है, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होगा, पैरेलल के अंदर जो है वो ये हम कहते हैं कि ये ज़ीरो होगा। और इसी तरह अगर इनक्लाइंड हो, इनक्लाइंड में हमारे पास आ जाता है ई ए कोस थीटा। कोस थीटा हम इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी इनक्लाइंड फॉर्म होगी, जिस एंगल के साथ सरफेस जो है वो लाई करेगी, वो एंगल हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो तब हमारे पास जो है वो इसका फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इसी फार्मूला को यूज करें, ये जो हमारे पास जो है वो फार्मूला है ना ई cos थीटा ए, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर के अंदर जो है वो हमें पता है कि परपेंडिकुलर सिचुएशन जो होती है उसकी जो सरफेस की वो 90 डिग्री वाली होती है। लेकिन हमने सरफेस को देखना है कि हमारे पास ये cos थीटा है और cos थीटा की फॉर्म में ये मैक्सिमम जो है वो कैसे होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना इसमें ई डॉट ए, ये एक तो स्केलर प्रोडक्ट है और इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके साथ हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो कॉस थीटा होता है। ये बाकी आप जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कि साइन और कॉस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ई ए कॉस थीटा है, अब ए जो है वो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर एरिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमारे पास वेक्टर है। अब यहाँ पे जो ए होगा, ए को हमने इस तरह लेना है कि इसका वेक्टर एरिया, अगर हमारे पास कोई सरफेस है जो हमने हेल्ड की हुई है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखा हो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए। अब जीरो माइंड में आ सकता है कि पैरेलल कंडीशन में जो है वो जीरो होता है एंगल। तो हमने ये नहीं देखना, हमने इस फॉर्म में देखना है कि हमारे पास सरफेस जो है वो किस तरह लाई कर रही है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इस फॉर्म के अंदर ये सरफेस हमारे पास तो है, यहाँ पे स्टूडेंट देखे परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो हमने इसका वेक्टर एरिया लेना है। यहाँ पे वेक्टर एरिया इसका जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। अब यहाँ पे जो है वो ये नॉर्मल जो है वो इसके वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे ई ए जो होगा, यहाँ पे ई ए थीटा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। तो जीरो जब पुट करेंगे तो हमारे पास ई ए कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा थीटा कॉस जीरो जो है वो वन के इक्वल होता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम का आएगा। अब इसके बाद 90 डिग्री जो है वो पैरेलल कंडीशन में कैसे होती है। अब इसका आप नॉर्मल देखें, तो स्टूडेंट्स ये फील्ड लाइंस गुजर रही है और सरफेस एरिया को हमने जो है वो पैरेलल कर दिया है। अब पैरेलल कंडीशन के अंदर 90 कैसे हुआ, इसका वेक्टर एरिया देखें तो यहाँ पे जो है वो क्या है,
ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे ये फील्ड लाइंस इस तरह, और ये आप देख रहे हैं कि इसका वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ है, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया। इस बना पे हम यहाँ पे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा के फार्मूला में ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, तो इस बना पे फ्लक्स जो बनेगा इसका वो जीरो हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इनक्लाइंड फार्म भी आप देख सकते हैं। इनक्लाइंड फार्म के अंदर हमने जो है वो ऊपर जो मेथड देखा है उसके अंदर फार्मूला जो है ना ई ए कॉस थीटा, वो हमने यहाँ से निकाला है। एक आपने प्रोजेक्शन पढ़ी हुई है, हम क्या करते हैं कि जो ई ए कॉस थीटा है यहाँ से हमने जो है वो प्रोजेक्शन इसकी गिराई है। प्रोजेक्शन की वजह से ये आपके पास जो है वो ई कॉस थीटा होगा यहाँ पे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो है इसका ई साइन थीटा होगा। अब फील्ड का जो फ्लो है आप देखें कि वो यूं है। अब ये आप देखें कि जो वेक्टर एरिया बनेगा उसका जो है वो इस डायरेक्शन में है। हमने क्या करना है, हमने इसका ये थीटा देखना है। ये ई ये कॉस थीटा है, यहाँ पे ये वाली ये इसका जो है फ्लो देखे जरा। तो यहाँ पे थीटा है, हमने देखना है कि सरफेस को कितने डिग्री पर जो है वो हमने इंक्लाइन किया है। हम थीटा की वैल्यू उतनी जो है वो पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास जो है वो इसका इंक्लाइन फॉर्म के अंदर भी फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह जो है वो इस ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए फाइंड करनी है, जबकि उसकी जो साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो उसमें जो फील्ड लाइंस गुजरी हैं वो कितनी है, वो 100 न्यूटन पर कूलम है। अब थीटा कितना रखा गया है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं हम। ई की वैल्यू जो है वो 100 है, जबकि यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 है और यहाँ पे 10, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 10 की पावर -4 कहाँ से, सेंटी की वैल्यू है, सेंटी इसका सेंटी ही इसका है। तो प्रीफिक्स सेंटी जो होगा 10 की पावर -2 इसका, -2 इसका, तो -4 हो गया। cos 60 पुट करेंगे हमारे पास 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इंक्लाइंड सरफेस जो है वो 60 डिग्री पे रखी है। स्टूडेंट्स अगर हम फ्लक्स फाइंड करने चाहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, हम इसके जितने जो है वो एरियाज होंगे हम उसका जो है वो सम कर लेंगे। अगर हम देखें कि हमारे पास एक सेगमेंट इसका जो है वो डेल है, डेल जो है वो स्मॉल एरिया के लिए, हम स्मॉल एरिया सेगमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जितने जो है वो इसके सेगमेंट बनाएंगे उस सेगमेंट का हम जो है वो सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद फिर हम इसकी फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डेल A1 है, डेल A2 है, डेल A3 है, एंड सो ऑन। हम कहते हैं कि हमने nth जो है वो इसके सेगमेंट बना दिए, 100 बना दिए, इसके 500 है, हमारे पास 20 है, 50 है, जितने भी है हम क्या करेंगे, उसकी जो है वो समीशन फॉर्म ले लेंगे। समीशन फॉर्म लेने के बाद फिर हमने ई ए वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है, तो तब इसका फ्लक्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो है वो हमने रिजल्टेंट जो है वो निकाला है E1 डॉट डेल A1। ठीक है, इसी तरह जो है वो A2 है, E3 यहाँ पे डेल A3 है। हम क्या करेंगे, हम इनकी जो है वो समीशन फॉर्म ले लेंगे। हमारे पास जो है वो जितने सेगमेंट्स बने हैं वो डेल A यहाँ पे, और इसी तरह E। अब यहाँ पे हमने जो है वो सिग्मा को इस्तेमाल कर दिया। सिग्मा जो है वो इन सब का जो है वो रिजल्टेंट है, इसकी जो है वो समीशन फॉर्म है। तो तब हम क्या करेंगे, हम 1 पे फाइंड करना चाहते हैं, 2 पे फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो इंटीग्रल फॉर्म भी देख सकते हैं कि आप लोग जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो इंटीग्रेशन मेथड भी पढ़ते हैं। तो आगे फिजिक्स बीएससी जो है वहाँ पे भी आप लोग जो है वो इसको देखेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इंटायर एरिया के लिए वो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए है। एक फार्मूला ऊपर पड़ा है, उस फार्मूला के अंदर हमने देखा है कि ई डॉट ए है।
अब यहाँ पे डी ए जो है वो हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के लिए फाइंड करना हो तो क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म जो होगी जो पे हमने ऊपर देखी है, तो यहाँ पे हम सर्कल जो है वो लगा देंगे, तो ये इसकी क्लोज सरफेस के लिए जो है वो इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी आ जाएगी और उसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला भी यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से जो है वो इसमें जो है वो एंटर हो रही है, इधर से जो है वो निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस क्लोज सरफेस में से जो है वो गुजरती हैं, तो गुजरने से जो है वो फ्लक्स बनेगा। अब इसके हमने क्या किया, हमने जो है वो सेगमेंट बना लिए। हमने इस साइड पे जहाँ से एंटर हो रही है इस साइड पे भी हमने सेगमेंट बना लिया और इस साइड पे भी हमने जो है वो सेगमेंट जो है वो बना लिया। अब फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से इसमें जो है वो एंटर हुई सरफेस में। अब इसका हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एंगल देख लिया है, ये इसका जो है वो नॉर्मल बनेगा। एरिया जो डी ए है हमारे पास, हमने देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो एंगल है वो तकरीबन जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। हम यहाँ पे 90 डिग्री से जो है वो ग्रेटर एंगल इस्तेमाल करेंगे। जब ग्रेटर एंगल 90 डिग्री से हो जाएगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब नेगेटिव फ्लक्स कब आएगा, जब फील्ड लाइन जो है वो इसमें जो है वो एंटर होगी। जब फील्ड लाइन जो है वो लीव करेगी तो तब इसका जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और इस फॉर्म में देखें कि यहाँ पे जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री से स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट सरफेस के लिए, उसका जो मैथमेटिकल जो है वो तरीका था वो भी आपको मैंने बताया। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।